स्पेन में एक मुर्गी सुबह से अपने बड़े से घोंसले में अपने बहुत ही खास अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। वे अंडे खास इसलिए थे क्योंकि ये अंडे वहाँ पहली बार से रही थी। इससे पहले उसके अंडे एक किसान ले जाया करता था और उसका अपना बच्चा कहने के लिए कोई नहीं था। सुबह ही उसके एक अंडे में से एक बच्चा निकला था। वहाँ बहुत ही प्यारा चूजा था, छोटे छोटे पंखों से ढका हुआ। उसके बाद उसके और भाई बहन भी आना शुरू हो गए। उसके सब बच्चे पहले बच्चे के बराबर ही सुंदर थे और वह मुर्गी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। अब वह अपने आखिरी अंडे पर बैठी हुई थी कि उसने उसके लुढ़कने की आवाज़ सुनी और साथ में अंदर से खटखट की आवाज़ भी। और फिर वह अंडा टूट गया और बच्चे की चोंच का आखिरी हिस्सा उसको दिखाई दिया। जैसे जैसे वह बच्चा उस अंडे में से बाहर निकलता रहा, धीरे धीरे उस अंडे का खोल टूटता रहा और उसके बाद माँ ने बच्चे की पीप की आवाज़ सुनी। पर उस बच्चे को देखकर माँ मुर्गी की खुशी चिंता में बदल गई, क्योंकि यह बच्चा उसके और सब बच्चों से अलग था। वह अभी भी उसके पंखों के नीचे था। यह चूजा ऐसा लग रहा था जैसे कि वह दो हिस्सों में बटा हुआ हो, क्योंकि वह केवल आधा ही चूजा था। उसकी केवल एक टांग थी, एक पंख था और एक आँख थी। उसने सोचा, ओह बेचारा मेरा बच्चा, यहाँ तो केवल आधा ही चूजा है। यहाँ तो कभी ठीक से बड़ा भी नहीं होगा और कभी अपने दूसरे भाइयों और बहनों जैसे भी नहीं हो पाएगा। इसके भाई बहन तो अपने आप खेतों आदि में खूब दौड़ेंगे, पर इसको हमेशा ही घर के आसपास ही रहना पड़ेगा, जहां मैं उसकी देखभाल कर सकूं। उसको देखकर वह बहुत दुखी हो गई, पर वहाँ क्या करती। वह उसको हमेशा आधा चूजा कहकर ही बुलाती। हालांकि वह आधा चूजा देखने में बहुत अजीब सा और मजबूर सा लगता, पर वह अपनी माँ की देखभाल में नहीं रहना चाहता था। वह अपनी मर्जी की करता था और माँ का कहा नहीं मानता था। जब माँ और सब चूजों को बुलाती तो वे सब उसके पास तुरंत ही आ जाते, पर वहाँ आधा चूजा जब उसकी इच्छा होती तभी आता और बाकी समय उसकी आवाज़ को अनसुना कर देता। वह यहाँ दिखाने के लिए एक तरफ को घूम जाता कि क्योंकि उसका एक ही कान था, इसलिए उसने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। जब उसकी माँ अपने बच्चों को लेकर घूमने निकलती तो आधा चूजा कहीं झाड़ी में छिप जाता या फिर किसी मक्की की खेत में छिप जाता। इससे सब चिंता में पड़ जाते कि वह आधा चूजा कहाँ गया। पर माँ मुर्गी का दिल कभी उसको सजा देने को नहीं करता, ना ही वह कभी उससे गुस्सा होती। उसको हमेशा ही ऐसा लगता कि उसकी यह हालत केवल उसकी अपनी वजह से थी, क्योंकि उसने उसको अपना कहना मानना नहीं सिखाया था और इसीलिए उसका बर्ताव दिन पर दिन और बुरा होता जा रहा था। वह आधा चूजा जिस किसी से भी मिलता उसी के साथ बुरा बर्ताव करता और इस तरह से वहाँ किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। वह दूसरे चूजों और जानवरों से लड़ता भी बहुत था। जब माँ मुर्गी अपने दूसरे चूजों को बाहर घुमाने ले जाती तो वहाँ गायब हो जाता, जिससे उसकी माँ को चिंता हो जाती। उसके भाई बहन यह सोचते कि शायद वह हमेशा के लिए ही गायब हो गया हो और फिर वापस ना आए, खास करके जबकि उनकी माँ हमेशा
उनको यहाँ याद दिलाती रहती कि वहाँ एक खास चूजा है और उससे कोई आशा रखना बेकार है। पर उसके अंदर खास चीज केवल एक यही थी कि वहाँ बहुत नीच था, नहीं तो वहाँ आधा चूजा सबके साथ मिलकर रहता। एक बार वहाँ आधा मुर्गा खेतों से मुर्गे खाने में आया और अपनी माँ से बोला, माँ मैं इस मुर्गे खाने और यहाँ की हर चीज़ से थक गया हूँ, सो मैं मैड्रिड जा रहा हूँ राजा के पास उसके महल में रहने के लिए। मेरे जैसे खास मुर्गे को खास जगह पर ही रहना चाहिए। तुम देखना कि एक दिन मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि सब मेरे नीचे होंगे। उसकी माँ बोली, बेटे तुम मैड्रिड नहीं जा सकते, मैड्रिड बहुत दूर है, तुम्हारे केवल एक ही टांग है और एक ही पंख है, तुम वहाँ तक जाते जाते थक जाओगे। हालांकि उसके भाई बहनों को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जैसा कि वह कह रहा था, पर फिर भी उन्होंने उससे रुक जाने के लिए कहा और उनके अंदर से भी यही इच्छा थी कि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। पर वहाँ आधा मुर्गा तो किसी की सुन ही नहीं रहा था। वहाँ बोला, देखना मैं किसी दिन तुम सबको महल में बुला लूँगा। और वहाँ अपनी एक टांग पर कूदता हुआ और अपना एक पंख फड़फड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। पीछे से उसकी माँ चिल्लाई, सबके साथ अच्छी तरह से रहना बेटे। पर जैसे कि उसकी आदत थी, वहाँ तो अपने आप में ही खोया रहता था और इस समय तो वहाँ वैसे भी जल्दी में था। उसने तो पीछे मुड़कर बाय बाय कहने की भी चिंता नहीं की। चलते चलते वहाँ एक छोटे नाले के पास से गुजरा। उस नाले में बहुत सारी घास और पानी के पौधे उग आए थे, जिससे उसके पानी का बहाव कुछ रुक सा गया था। उस नाले का पानी बोला, ओ आधे मुर्गे, क्या तुम मेहरबानी करके मेरे अंदर से ये घास और पौधे बाहर निकाल दोगे ताकि मैं ठीक से बह सकूं? मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। अगर तुम आज मेरी सहायता करोगे तो किसी दिन मैं भी तुम्हारी सहायता करूँगा। आधा मुर्गा बोला, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो राजा को मिलने के लिए मैड्रिड जा रहा हूँ। तुम यहाँ सब कूड़ा अपने आप ही निकाल लो। और वहाँ चलता चला गया, कूदता और अपने पंख फड़फड़ाता हुआ राजा को देखने के लिए। कुछ देर बाद वहाँ एक आग के पास आ पहुँचा, जिसको कैंप लगाने वाले जंगल में जलता छोड़ गए थे। वहाँ बहुत धीरे धीरे जल रही थी और बस अब बुझने ही वाली थी। उसने आधे मुर्गे को वहाँ से जाते देखा तो चिल्लाई, ओ आधे मुर्गे, मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। क्या तुम मेरे अंदर कुछ लकड़ियाँ नहीं डालोगे? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं बुझ जाऊंगी, और अगर तुम कुछ लकड़ी मेरे अंदर डाल दोगे तो मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगी। आधा मुर्गा बोला, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो राजा से मिलने के लिए मैड्रिड जा रहा हूँ। तुम अपने लिए लकड़ियाँ अपने आप इकट्ठी कर लो। और वह चला गया कूदता और अपने पंख फड़फड़ाता हुआ राजा को देखने के लिए। उसके बाद चलते चलते वहाँ एक पेड़ के पास आ पहुँचा। आधे मुर्गे ने उसमें से आती हुई एक कराह की आवाज़ सुनी। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि हवा उस पेड़ की शाखाओं में उलझ कर रह गई है। हवा बोली, ओ आधे मुर्गे, मैं यहाँ इस पेड़ की शाखाओं में अटक गई हूँ, मेहरबानी करके यहाँ ऊपर आकर
इन शाखाओं को जरा हटा दो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इसके बदले मैं एक दिन तुम्हारी सहायता जरूर करूँगी। आधा मुर्गा बोला, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो राजा से मिलने के लिए मैड्रिड जा रहा हूँ। तुम ये शाखाएं अपने आप हटा लो। और वहाँ चला गया कूदता और अपने पंख फड़फड़ाता हुआ राजा से मिलने के लिए। आखिर वहाँ एक ऐसी जगह आ पहुँचा जहाँ से वहाँ स्पेन की राजधानी मैड्रिड देख सकता था। उसको देखकर वहाँ बोला, यह मेरी जगह है। मैं यहाँ से ऊंचा खड़ा होकर इस शहर को रोज़ देखूंगा, ना कि उस बेवकूफ़ मुर्गी खाने में कूदता रहूँगा। मुझे मालूम है कि राजा मुझे देखकर बहुत खुश होगा। वहाँ कूदा, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और शहर के दरवाजे में घुसा। शहर में घुसकर उसने बहुत शानदार इमारतें देखी और बहुत सारे सुंदर सुंदर घर देखे। वहाँ कूदता और अपने पंख फड़फड़ाता हुआ एक सबसे सुंदर घर के पास आया। उस घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी जिस पर मीनारें लगी हुई थी। उन मीनारों पर पहरेदार खड़े थे जो वहाँ से सारे शहर को देख रहे थे। उस दरवाजे के अंदर लकड़ी के 2 दरवाजे और थे जिन पर सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे। आधे मुर्गे ने सोचा, यही राजा का महल होगा, और यह सोचकर वहाँ कूदता और अपना पंख फड़फड़ाता हुआ उन दरवाज़ों के पहरेदार सिपाहियों के पास जा पहुँचा। वह उनसे बोला, एक तरफ हटो और महल का दरवाज़ा खोलो। मैं यहाँ राजा से मिलने आया हूँ। वह मुझको बहुत बड़ा ओहदा देगा और बहुत जल्दी ही तुम सब मेरे नीचे काम करने वाले हो। यह सुनकर सारे पहरेदार इस जिद्दी आधे मुर्गे पर जोर से हंस पड़े। वहाँ आधा मुर्गा महल के दरवाजे के सामने आगे पीछे कूदता और अपना एक पंख फड़फड़ाकर कहता रहा, राजा मुझसे बहुत जल्दी ही मिलना चाहता है। मुझे अंदर जाने दो। वह दिन बहुत जल्दी ही आने वाला है जब तुम सब मेरे नीचे होंगे और मेरा हुक्म मानोगे। तभी किसी ने महल की खिड़की से झांका और आधे मुर्गे को महल के दरवाजे के सामने कूदते और अपना पंख फड़फड़ाते हुए देखा। तो वहाँ जोर से चिल्लाया, जल्दी इस आधे मुर्गे को जल्दी महल में आने दो। राजा ऐसे ही मुर्गे की तलाश में है और वहाँ उससे मिलना चाहता है। सिपाहियों ने उस आधे मुर्गे के सामने सिर झुकाया और वहाँ आधा मुर्गा ऊपर तक उड़कर उनके ऊपर चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत ही खास हूँ। तुमने सुना ना कि राजा मुझे ढूंढ रहा है और मुझसे अभी अभी मिलना चाहता है। सो जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तुम लोगों के ऊपर राज करने वाला हूँ। सो पहरेदारों ने उनके लिए महल का दरवाज़ा खोल दिया और वहाँ कूदता और अपना पंख फड़फड़ाता हुआ अंदर घुस गया। जैसे ही वहाँ अंदर घुसा तो उसने एक आदमी को खुली बाहों और बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अपनी तरफ आते देखा। वह आदमी बोला, आओ आओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। राजा तुमसे अभी अभी मिलना चाहता है। कहकर उसने उस आधे मुर्गे को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे रसोई की तरफ ले चला। उसने कहा, राजा ने आज शाम के खाने में मुर्गे का सूप खाने की इच्छा प्रकट की है और मैं राजा का रसोइया हूँ। कहकर उसने उस मुर्गे को पानी से भरे एक बर्तन में डालकर आग पर रख दिया ताकि उसको पकाने से पहले उसकी खाल मुलायम हो जाए और वह उसके पंख आसानी से निकाल सके। पानी ठंडा था, उससे उसके पंख
उसके शरीर से चिपक गए। आधा मुर्गा चिल्लाया, ओ पानी, मुझे इस तरह से भिगोना छोड़ो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मेहरबानी करके मेरी सहायता करो। पानी बोला, मैं जब उस छोटे नाले में बह रहा था और मैंने तुमसे अपनी घास निकालने के लिए कहा था जो मेरे बहाव को रोक रही थी, तब तुमने मेरी घास निकालने से मना कर दिया था और तुमने मेरी कोई सहायता नहीं की थी। और जब मैंने तुमसे कहा कि एक दिन मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तब तुमने कहा था कि तुमको मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। सो अब तुम अपनी सहायता अपने आप करो। अब जब तुम्हारे साथ यहाँ सब हो रहा है, तो अब तुमको अपने आसपास के लोगों के साथ खराब बर्ताव करने की सज़ा मिल रही है। भुगतो। वहाँ पानी का बर्तन आग पर रखा था। सो कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा और पानी की गर्मी उस आधे मुर्गे के शरीर को जलाने लगी। वहाँ गर्म पानी के उस बर्तन में इधर से उधर कूदने लगा। वहाँ फिर चिल्लाया, ओ आग, मेहरबानी करके मुझे इतनी तकलीफ़ मत दो, तुम तो बहुत ही गर्म हो, मेहरबानी करके मुझे जलाना बंद करो। बर्तन के नीचे से आग बोली, ओ आधे मुर्गे, क्या तुमको याद नहीं है जब मैं मर रही थी और मैंने तुमको अपनी सहायता के लिए पुकारा था? तुमने कहा था कि तुम अपनी सहायता अपने आप कर लो। तुमने यह भी कहा था कि तुमको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि किसी के साथ अच्छा बर्ताव ना करने की तुम्हारी यही सज़ा है। तभी रसोइया वहाँ आया और उसने यह देखने के लिए बर्तन का ढक्कन उठाया कि मुर्गा उसके पंख निकालने और राजा का खाना बनाने के लायक हो गया कि नहीं। देखकर वह बोला, ओह, इस मुर्गे से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ आधा मुर्गा तो जल गया था और छेद वाले पत्थर जैसा हो गया था। वहाँ तो पूरा का पूरा ही काला हो गया था। उसने उसको उठाकर महल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। हालांकि वह आधा मुर्गा छेदों वाले पत्थर जैसा हो चुका था, पर फिर भी वहाँ इस लायक था जो वहाँ हवा को पुकार सकता। सो उसने हवा को पुकारा, ओ हवा, मेहरबानी करके मुझे ज़मीन पर गिरने और मरने से पहले ही पकड़ लो। हवा ने आधे मुर्गे की पुकार सुनी और उसको उठा लिया और महल की ऊंची दीवार पर ले गई और बोली, तुमने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था जब मैं पेड़ की शाखाओं में फंस गई थी। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी सहायता अपने आप कर लूँगी और साथ में तुमने मुझसे यह भी कहा था कि तुमको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा लगता है कि तुम्हारी कहानी अब बदल गई है। मुझे तुम्हारी सहायता नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी माँ, भाई और बहन दुखी होते अगर मैं तुमको इतनी ऊपर से गिर जाने देती तो। हवा फिर उस आधे मुर्गे को शहर के सबसे ऊंचे चर्च पर ले गई और वहां उस चर्च के क्रॉस के ऊपर बिठा कर बोली, तुमने एक बार कहा था कि तुम सबको नीचा देखोगे और तुम सबके ऊपर होगे। सो आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी हुई। दूसरे लोग तुमको हमेशा ऊपर की तरफ देखेंगे और मुस्कुराएंगे कि अब तुम किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकते। कहकर हवा उसको उस क्रॉस के ऊपर बिठाकर चली गई। तुम लोग जब कभी मैड्रिड जाओगे तो वहाँ उस आधे मुर्गे को उस क्रॉस के ऊपर एक टांग से बैठा पाओगे। अपनी एक आँख से वहाँ सबको नीचे देखता रहता है। वहाँ अभी भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, पर हवा उसकी शान को अपने कंट्रोल में रखती है।
वह जब चाहे उसको अपने जोर से किधर भी घुमा देती है। आज हम उस आधे मुर्गे को हवा की दिशा बताने वाला कहते हैं।